मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि सुधीर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों में बेच देगा, और यह मुझे भी मालूम नहीं था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। सुल्तानपुर इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं सुधीर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वह कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहाँ भी हैं ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हैं। और फिर मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल को उनकी शादी भी तो करनी थी। मैं कहाँ से देता उनको दहेज। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वह कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताजी रोटी बना कर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और सुधीर के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरी तो कुल दुनिया मेरी बेटियां ही थी। बेटा न होने की वजह से सुधीर को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारिन आई और उसने आवाज लगाई, भगवान के नाम पर कोई भूखे को खाना खिला दे, भगवान तेरे दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सब्जी डाली और भिखारिन को देने के लिए दरवाजे पर गई। यह भिखारिन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसे जरूर देती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह रोटी अपने साथ अपने बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना इतनी जल्द पूरी हो जाएगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वही भिखारिन आई और उसने वही आवाज लगाई कि भगवान के नाम पर कोई भूखे को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। उसने तो चावल थैले में डाले और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी। उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियाँ किधर हैं और वो नजर क्यों नहीं आती। पहले तो वही मुझे खाना दिया करती थी। उसके पूछने पर मैं रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात भिखारी ने मुझसे कही मैं वो जानकर बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं। तो वो भिखारिन बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गईं। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसे की लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो वो भिखारिन बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलजीत की हवेली में हैं। चौधरी दिलजीत बहुत दयालु इंसान है। एक दिन जब मैंने हवेली के सामने जाकर आवाज लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई। क्योंकि वो खाने का टाइम था, सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी दिलजीत ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवाया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद चौधरी दिलजीत से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो उन्होंने थैला भर के मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहाँ तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था जिन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे ये नजर का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर देखा था, इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ऐसो आराम में हैं। नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं। चौधरी दिलजीत, जो कि पहले बहुत जालिम चौधरी था, उसने बहुत से लोगों की जमीनें हड़प ली। फिर पता नहीं भगवान का क्या कहर हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी दिलजीत एक दयालु इंसान बन गया है। तब से चौधरी दिलजीत ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसने लोगों की छीनी हुई उनकी जमीनें भी वापस कर दी है। ये सब जानने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना मैं तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सुलूक हो रहा होगा और वह किस हाल में होंगी। वह भिखारिन सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं यह सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अपने पति को वहाँ जाने के बारे में बताती तो वह मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। सुधीर बोला, पहले तो तुमने कभी मायके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। उधर जाऊंगी तो मेरा दिल भी बदल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सुधीर मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाए।
मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पहुँचते पहुँचते मैं उस गांव तक पहुँची। मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली का पता नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि चौधरी दिलजीत की हवेली कहाँ है। वो बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी दिलजीत की हवेली का क्यों पूछ रही हो। मैंने उसे यह बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली कि दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है चौधरी दिलजीत बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों की बहुत मदद करता है, बेसहारों को सहारा देता है। मेहरबानी करके आप मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली का पता बता दे। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वो हवेली कम और कोई महल ज्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। गेट पर दो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन क्या चाहिए, खड़ी क्या देख रही हो, किससे मिलना है। गार्ड का इतना पूछने पर ही मेरे तो पसीने छूट गए, मेरी टांगे कांप रही थी। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई मुझे चौधरी दिलजीत से मिलना है। तो वह बोला, क्यों मिलना चाहती हो, क्या काम है। मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो वह गार्ड बोला, चौधरी दिलजीत तो कहीं काम से गए हुए हैं, तुम फिर आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो गार्ड बोला, ठीक है तुम अंदर आ जाओ। वो मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ लॉन में बैठ जाओ, जब चौधरी दिलजीत आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और यहीं बैठी रहना, अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी दिलजीत की इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह गार्ड वहाँ से चला गया। मैंने लंबा सांस लिया और चौधरी दिलजीत के आने का इंतजार करने लगी। लॉन चूंकि हवेली के अंदर वाले हिस्से के सामने था, मेरी नजरें बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्से की तरफ उठ रही थी और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि काश मुझे मेरी कोई बेटी नजर आ जाए। लेकिन वहाँ मेरी बेटी तो क्या, कोई और भी मुझे आता जाता नजर न आया। 3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज आई तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। गाड़ी की आवाज आते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। गेट खोलते ही काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 गार्ड निकले। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला तो चौधरी दिलजीत गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं भी चौधरी दिलजीत के पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। बोला, तुम यहीं इंतजार करो, मैं चौधरी दिलजीत से इजाजत ले लूं, उसके बाद तुम अंदर आ सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़े वाली पोटली उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान ना सके और मैं देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही चौधरी दिलजीत सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही नमस्ते किया। नमस्ते के जवाब के बाद चौधरी दिलजीत बोला, बेटी बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बोली, चौधरी साहब मुझे काम की जरूरत है। तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर काम किया करती थी, वो लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहाँ जरूर काम मिल जाएगा। चौधरी साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद चौधरी दिलजीत बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर हैं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। यह लो, या कुछ पैसे हैं, ये रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं चौधरी साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मुझे ये पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये भीख के पैसे नहीं ले सकती। तो चौधरी ने अपनी नौकरानी को आवाज दी। नौकरानी नीलम दौड़ती हुई आई और बोली, जी चौधरी साहब। चौधरी दिलजीत बोला, आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और आज से सफाई का सारा काम यह नई नौकरानी देखेगी। मैं बोली, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वह नौकरानी मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद नौकरानी ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि नौकरानी की रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी, जो चौधरी दिलजीत की नेक दिली का बोलता हुआ सबूत था। अगले दिन नीलम ने मुझे जगाया। नीलम उस हवेली की पुरानी नौकरानी थी। मैंने उठने के बाद पूजा पाठ की और भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि वह मुझे मेरी बेटियों से मिला दें। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ गई तो एकदम मुझे पीछे से नीलम की आवाज आई, कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वह बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है।
मैं बोली वह क्यों? नीलम बोली मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझती, अभी तुम नई नई हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वह कर लो और दोबारा से इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यह चौधरी दिलजीत का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को ना जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद नीलम के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी 5 बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी दिलजीत को नमस्ते किया। चौधरी दिलजीत ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको नमस्ते का जवाब दिया और बोला, बैठो बेटा, खाना शुरू करो, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खामोशी से घर के तमाम सदस्य ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे। घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी 2 बेटियों के पाँव नजर आए। जब उनके पाँव पर मेरी नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उनसे पूछ ना सकी कि उनके पाँव की यह हालत कैसे हुई। वैसे तो चौधरी बहुत नेक दिल बनता फिरता है, मुझे लगता है कि उसका यह नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो यह वही जालिम चौधरी है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैं नीलम से बोली, नीलम तुमसे एक बात पूछूं? तो वह बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन है जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो नीलम बोली, वो चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पाँव की यह हालत कैसे हुई? नीलम बौखला गई और बोली, अच्छा मुझे भी कुछ काम है, मैं जाकर वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद की यह हालत देखकर कैसे सो सकती है? वो सारी रात मैंने जाग कर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी 5 बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में बातें करके हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में चौधरी दिलजीत आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो 5 जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में नीलम ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या होता है और मेरी बेटियों के पाँव ऐसे क्यों हैं, क्यों उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आई और उसके बाद फौरन ही उस कमरे में चली जाती। यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। मैं किसी को यह भी नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि चौधरी दिलजीत मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उस कमरे में जरूर जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन तमाम कमरों की सफाई करने के बाद मैं बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ आ गई। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखी। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा वो देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौधरी दिलजीत बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? इतने में चौधरी दिलजीत नीचे आया तो मैं उसके पाँव पड़ गई। चौधरी साहब, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दें, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे बस नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं। चौधरी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगी फूलों से सजाया जा रहा था। नीलम मुझसे बोली, सुमन, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में लग गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं नीलम का हाथ बटाने किचन में चली गई। मैं नीलम से बोली, आज इतनी तैयारी क्यों हो रहा है? क्या कोई आ रहा है? तो नीलम बोली, आज चौधरी साहब के सब बेटे जो कि पढ़ने के लिए विदेश में गए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है और चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफी सालों के बाद हवेली आ रहे हैं। इसलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपना घूंघट उठा दो, यहाँ मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं है। मैंने अपना घूंघट उठाया। नीलम बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किए। इतने देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मैंने और नीलम ने जल्दी से ताजा जूस के साथ दूसरी चीजें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में लेकर गए, जहाँ चौधरी दिलजीत और उनके बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही चौधरी दिलजीत के बेटों ने हमें नमस्ते किया। ऐसा लग रहा था चौधरी दिलजीत ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उनकी परवरिश का ही असर था कि उनके बेटों ने नौकरानी को नमस्ते की। उनका बड़ा बेटा बोला, नीलम दीदी जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम बोली, जी छोटे चौधरी साहब, अभी लगाती हूँ। मैंने और नीलम ने मिलकर खाना लगाया। चौधरी दिलजीत और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी। यह बात मुझे परेशान कर रही थी।
मैंने तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। और मैं इधर आई तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो चौधरी दिलजीत के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। चौधरी साहब बोले, नीलम ये खाना किसने बनाया है? नीलम बोली, चौधरी साहब यह खाना मैंने और सुमन ने बनाया है। चौधरी दिलजीत बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं और फिर तुम दोनों ने इतना अच्छा खाना बनाया है। मांगो, आज क्या मांगना है? नीलम बोली, चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी दिलजीत मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, पापा मम्मी कैसी हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? तो चौधरी दिलजीत बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह 1-2 दफा कोमा से बाहर आई है, लेकिन फिर वो कोमा में चली जाती है। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलवाई है कि आने वाले दिनों में नहीं तो महीनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ। उठकर जाने लगे। तो मैं बोली, चौधरी साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी दिलजीत बोला, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी दिलजीत के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, चौधरी साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। चौधरी दिलजीत बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, ओ जो कि मेरे पति सुधीर ने आपको बेची थी और उसके बदले में आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था कि मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐसो आराम में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता यह देखकर तड़प उठी। जब मैंने अपनी बेटियों के पाँव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर ढा रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी दिलजीत खामोश रहा। चौधरी दिलजीत के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आए, चौधराइन साहब को होश आ गया है। यह सुनकर चौधरी दिलजीत बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, सुमन चलो हमारे साथ और खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलजीत उसी कमरे के सामने जाकर रुका जिस कमरे में जाने को किसी को भी इजाजत नहीं थी। चौधरी दिलजीत और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे अंदर चली गई। जब मैंने चोरी छुपे उस कमरे का दरवाजा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था। वो मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती हैं। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आरामदेह सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और वह ऐसे लग रही थी जैसे कि उसी हवेली का हिस्सा हो। उनके आगे दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पाँव पर पानी के जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी 5 बेटियां सोफे से उठकर चौधरानी के बेड के इर्द गिर्द जमा थी, जो चौधरानी के होश में आने को ऐसे बहुत खुश थी। चौधरी दिलजीत डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब क्या मेरी बीवी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी आपकी बीवी पूरी तरह ठीक है। तो चौधरी दिलजीत बोला, ये सब इन बच्चियों को ऐसे मुमकिन हो सका है जो कि दिन रात इसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा होश आया तो इस बच्ची ने फौरन से फोन करके आपको बुला लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाजत दें, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि बकायदा आपको इनको देनी है और इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीलम डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई और वो सब मुझसे लिपट कर रोने लगी। तो चौधरी दिलजीत ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, सुमन तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम तो जब से यहाँ आई हैं चौधरी साहब बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं और हम मालकिन की तरह इस हवेली पर राज कर रही हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पाँव पर जो पानी के छाले बने हुए थे वो कैसे बने? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी इनके पाँव पर गिर गया। चौधरी साहब और नीलम के मना करने के बावजूद भी ये दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी। उनकी जिद की वजह से इन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी। अब आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितनी खुश हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें चौधरी दिलजीत को बेचा। अगर किसी और को बेचता तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। पापा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियां जी रही हैं या मर गईं। इनसे अच्छे तो ये लोग हैं जिन्होंने गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियां बोली, चौधराइन साहिबा कमरे में थी तो हम पांचों इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती हैं। चौधराइन ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली,
आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती कि तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की जब मैं कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। चौधरी दिलजीत को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी बोली, दिलजीत साहब आप किस सोच में डूबे हुए हैं? तो चौधरी दिलजीत बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। तो चौधरी दिलजीत का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले पापा आप क्या सोच रहे हैं। तो चौधरी दिलजीत बोला, अगर तुम पांचों को कोई इतराज ना हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों की शादी तुम पांचों से करना चाहता हूँ। तो उनके पांचों बेटे बोले, पापा हमें से कोई इतराज नहीं, आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे हमें वो सर आंखों पर होगा। तो चौधरी दिलजीत मुझसे बोला, सुमन बहन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदे इंसान के पास ले जाना चाहती हो जो फिर दोबारा इन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? सुमन बहन तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी बेटियों को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा और एक बाप होने के नाते मैं अभी और इसी वक्त इनकी शादी अपने बेटों से करूंगा, क्योंकि इनसे अच्छी बहुएं इस घर के लिए हमें कोई और नहीं मिल सकती। चौधरी दिलजीत ने उसी वक्त पंडित और खास रिश्तेदारों को बुलाया और बारी बारी मेरी बेटियों का शादी अपने बेटों से कर दिया, यह जानते हुए भी कि उनके बेटे विदेश से पढ़कर आए हैं और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। शादी के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत रोईं, तो मैं उनसे बोली, रो मत, तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जो तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों को यह नसीहत है कि चौधरी साहब और चौधरानी की इज्जत और देखभाल करना, क्योंकि उन लोगों ने ही तुम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने तो चौधरानी साहिबा और चौधरी दिलजीत से इजाजत मांगी कि मैं कभी कभार अपनी बेटियों से आकर मिल सकती हूँ। तो चौधरी दिलजीत बोला, क्यों नहीं सुमन बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आकर अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाजत लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी, इस सुकून और इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।